अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, टू द पॉइंट के साथ मैं हूं मंसूर अली खान। प्रोग्राम में आपको खुश आमदीद कहेंगे। नाज़रीन, तहरीक लब्बैक के साथ तहरीक इंसाफ की हुकूमत का होने वाला खुफिया मुआहिदा अब अमली शक्ल में मरहलावार सामने आ रहा है। मुजाहिदीन ने सड़कें खाली की हैं तो हुकूमत की जानिब से भी अहम रास्तों से सिलसिलावार रुकावटें हटाई जा रही हैं। पुरतशद्दुद मुजाहिरों में तहरीक लब्बैक के गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई भी हो रही है। पंजाब हुकूमत ने कलदम तंजीम के 800 से जायद कारकुनान को रिहा कर दिया है, जबकि इतलात के मुताबिक बाकी गिरफ्तार कारकुनान की रिहाई का बंदोबस्त भी किया जा चुका है। कलदम तंजीम के सरबराह साद रिजवी की नजरबंदी के खिलाफ भी पंजाब हुकूमत ने खुफिया मुआहिदे के मुताबिक हिकमत अमली तय कर ली है और कल इस हवाले से अहम दिन होगा। मुफ्ती मुनीबुर रहमान के मुताबिक 10 दिन में तमाम सूरत हाल वाज़ेह हो जाएगी और तहरीक लब्बैक अब कौमी सियासी धारे की सबसे बड़ी सियासी जमात बनकर उभरेगी। कुछ खबरें यह भी हैं कि सेनेटर एजाज चौधरी ने बयान दिया है कि साद रिजवी की रिहाई के बाद तहरीक इंसाफ के रहनुमा उन्हें गुलदस्ता पेश करेंगे और कलदम तंजीम के सरबराह से मुलाकात भी करेंगे। जबकि पंजाब में आइंदा इलेक्शन की हिकमत अमली के मुताबिक तहरीक इंसाफ अब तहरीक लब्बैक के साथ सीट एडजस्टमेंट पर भी गौर कर रही है। लेकिन दूसरी तरफ वफाकी वजीर इत्तलात फवाद चौधरी ने ऐसी तमाम खबरों की तरदीद की है और सोशल मीडिया पर बयान दिया है कि तहरीक लब्बैक के साथ इत्तेहाद का मतलब है आलमी सतह पर तन्हाई होगा। क्या कलदम तंजीम के हवाले से तहरीक इंसाफ माजी को भुलाकर मुस्तकबिल में हुकूमत साजी की मनसूबाबंदी कर सकती है और क्या हुकूमती जमात ही नहीं बाकी सियासी जमातें भी आइंदा इलेक्शन में तहरीक लब्बैक के साथ सियासी इत्तेहाद बना सकती हैं? और लब्बैक के हवाले से आखिर हुकूमती ओहदेदारों को बात करने से क्यों रोका गया है? सब कुछ खुफिया रखने की वजह क्या है और आखिर इतनी खामोशी क्यों है? और पूरी कौम इस वक्त यही पूछ रही है कि आखिर इतना सन्नाटा क्यों है भाई? इस तमाम मामले पर बात करेंगे एक छोटे से ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। तहरीक लब्बैक के साथ मुआहिदे को अब 2 दिन हो चुके हैं, लेकिन आज मीडिया के अंदर यह रिपोर्ट किया गया कि वज़ीर आज़म की जानिब से वुज़रा को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को यह कहा गया है कि खामोशी इख्तियार करें, इसके ऊपर गैर ज़रूरी बयानात मत दें। आखिर इसकी वजह क्या है? इस सन्नाटे की वजह क्या है? क्या कौम का यह हक नहीं है कि उसे पता हो कि आखिर यह मुआहिदा क्यों किया गया, किस तरह किया गया, इस मुआहिदे के अंदर लिखा क्या हुआ है? कोई तफसीलात सामने नहीं आ रही। अपने पैनलिस्ट का इंट्रोडक्शन कराता हूँ। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से सेनेटर ओन अब्बास बप्पी साहब आज हमारे साथ स्टूडियो के अंदर ही मौजूद है। मुस्लिम लीग नून से डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब हमें ज्वाइन कर रहे हैं। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से पलविशा खान साहिबा आज हमारे साथ मौजूद है। सेनेटर साहब, क्या वजह है, इतनी खामोशी क्यों है? लोग जानना चाह रहे हैं बट नो आंसर्स। बिस्मिल्लाह। खान साहब, याद रखिएगा, जब इस तरह की सेंसिटिव इश्यूज जब भी अराइज होंगे इस मुल्क में और किसी भी मुल्क में, चीज़ों को थोड़े अरसे के लिए इतना मेरखर रखना बेहतर हो जाता है। आप इसकी हिस्ट्री देखें कि पिछले 4 साल से जब से भी ये मामला स्टार्ट हुए थे, जब कभी भी नेगोशिएशन की टेबल पे गवर्नमेंट आई तो चीज़ें पहले बाइकआउट, जी फ्रांस की बात कर ली, फ़लानी बात कर दी। वो होता है कि उसमें एक सेंस ऑफ इनसिक्योरिटी आ जाती है। बोथ द टर्म्स, टेबल के दोनों तरफ जो भी लोग बैठे होते हैं वो कहते हैं यार चीज़ें बाहर निकल जाती हैं। और ये इतना एक सेंसिटिव एरिया है। आपने जैसे प्राइम मिनिस्टर साहब का कहा कि हम चाहते हैं कि ये कामयाब हो। रियासत एक माँ का दर्जा रखती है, रियासत निगोशिएट भी करती है, रियासत अपनी रेट भी कायम कर रही होती है एट द सेम पॉइंट इन टाइम। लेकिन बाज़ औक़ात वो इंप्रेशंस ऐसे चले जाते हैं कि जो दूसरी साइड है वो उसका गलत इंप्रेशन ले लेती है। अच्छा। अगर somebody walks out of the table कि जी हम बैठते नहीं बिकॉज किसी ने आपके वजीर ये कह दिया, तो nobody wants the ये negotiation to fail down। I agree with you। असल मशू ये है कि हम चाहते हैं ये कामयाब हो बिकॉज ये अफेक्ट करता है उन तमाम पॉपुलेशन, नॉट द वजीराबाद से लेके, यानी कि GT रोड पे रहने वाला वो शख्स जो इससे ट्रैफिक से मुतासर हो रहा है वो नहीं है, पंजाब में रहने वाला हर शख्स इससे एक तरह का मुतासर है। सो आई एम श्योर यू सिटिंग एट दैट साइड ऑफ द टेबल, आप भी चाहेंगे ये कामयाब हो। लेकिन मैं और आप जब नेगोशिएशंस पे बैठेंगे, जाहिर बात है कुछ बातें आप करेंगे, कुछ बातें मैं करूंगा। एट द एंड ऑफ द डे आपकी कोशिश होगी कि आप भी इस नेगोशिएशन से कुछ लेके जाएं, मेरी भी कोशिश होगी मैं कुछ लेके जाऊं। लेकिन अब तक पिछले 24 घंटे में जो कुछ हमने देखा है उसमें अभी तक की इतलात के मुताबिक 800 से ज्यादा इनके कारकुनान को रिहा कर दिया गया है। और भी लोग रिहा हो रहे हैं। इनके ऊपर जो पाबंदी लगाई गई है आपकी जानिब से उसको हटाने की बातें हो रही हैं। ये भी कहा जा रहा है कि साद रिजवी साहब के हवाले से कल बड़ा इंपॉर्टेंट दिन है, तो आपने इसमें क्या हासिल किया है? अच्छा, ये सब क्या सराइयाँ हैं? मैं परसों देख रहा था एक टॉक शोज पे लिखा हुआ शायद 13 के करीब मुतालबात हैं जो निकाह जो एग्री हुए हैं। ये बिल्कुल सब क्या सराइयाँ हैं कि क्या हो रहा है?
कुछ पोजीशंस हमारी क्लियर हैं कि जहां तक है पॉलिटिकल जो गवर्नमेंट की एक रेड लाइन वहां पे कोई कॉम्प्रोमाइज हो सकता है, कहीं पे बंदे पकड़ लिए मुजफ्फरगढ़ में, कोई सादकाबाद में, कोई ऐसे मामला हुए, वहां तक तो ठीक। जहां पे पुलिस के इश्यूज इन्वॉल्व हैं, जहां पे स्टेट के रेट को, जहां पे इंडिविजुअल एक हद कहीं पे लागू, तो वहां पे स्टेट चीजों को भी निगोशिएट करे। सो चीजें अभी भी स्ट्रीमलाइन हो रही हैं, अभी भी निगोशिएट हो रही है। नहीं, निगोशिएट से मुराद है कि बहुत सारी चीजें कुछ हमने भी सोचनी है, कुछ उन्होंने भी सोचनी है। सो बोथ साइड ऑफ टेबल अभी बहुत चीजें ना मिड साइड पे मूव कर रही हैं। इस टाइम के ऊपर किसी भी मामले के ऊपर क्या असर आई, इट्स सीरियसली क्या है, किसी को कुछ नहीं पता वहां पे क्या है। ये सिर्फ चंद अफराद को जो हमारी साइड से थे और उनको पता है, और बोथ साइड्स एग्री टू इट कि कीप इट कॉन्फिडेंशियल, आप इसको अभी यहां पे रखिए, जब चीजें मामला फाइनल हो जाएंगे हम पब्लिक की एब्जॉर्प्शन के लिए उसको सो बेसिकली ये मामला जो है ये कैबिनेट के अंदर भी आज डिस्कस नहीं हुआ। फवाद चौधरी साहब ने एक्चुअली ये कहा है कि कैबिनेट में भी डिस्कस नहीं हुआ। सो द कैबिनेट डजंट नो, द पार्लियामेंट डजंट नो, I believe you don't even know कि क्या I'm not part of the cabinet, तो मुझे अंदाजा नहीं कैबिनेट में। नहीं, he said that, लेकिन बट आई एम श्योर कि प्राइम मिनिस्टर ने अपनी कैबिनेट को शायद कुछ मामला पे ऑन बोर्ड लिया जरूर होगा। किस पे लिया है ऑफ कोर्स आई कैन नॉट, आई एम नॉट पार्ट ऑफ इट। मैं इसमें हमारे पास वो फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में एक्चुअली उनसे सवाल किया गया था कि कैबिनेट के अंदर क्या गुफ्तगू हुई है, बल्कि इसमें जब उनसे आज फवाद चौधरी साहब से प्रेस कॉन्फ्रेंस में नाज़रीन इस मुआहदे के हवाले से सवाल किया गया कि मुआहदा काबीना में नहीं आया तो किसने कराया है, और ये सारी डिटेल जब उनसे पूछेगी उन्होंने क्या जवाब दिया, ज़रा देखिएगा एक दफ़ा। सूरत हाल में वाइंड अप हुआ है, उसमें रियासत की अमलदारी भी मुतासर हुई है और हुकूमत ब्लैकमेल भी हुई है, और मुआहदा आप कह रहे हैं कि अभी तक काबीना में नहीं आया, तो फिर ये मुआहदा किसने कराया और किसके कहने पर हुआ और ये खुफिया क्यों है? शाह महमूद कुरैशी साहब बताएंगे। That's it. शाह महमूद कुरैशी साहब बताएंगे। वो बेसिकली जो मैंने आपको कहा ना कि बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जिन लोगों ने निगोशिएट किया, सिर्फ उनको पता है। उसमें अली मोहम्मद खान साहब भी शामिल हैं, उसमें शाह महमूद साहब भी हैं, नूर अल कादरी साहब भी हैं। सो वो चीज़ें उनकी एब्जॉर्प्शन के लिए, और वो उन्होंने, आप देख लीजिए कि फवाद साहब ये कह रहे हैं कि मुझे भी नहीं पता बिकॉज ये बहुत सेंसिटिव है। इट्स वेरी सिंपल खान साहब, अगर कोई 2 या 4 चीज़ें आपको पता चल जाती, मुझे पता चल जाती, किसी पे कहे यार ये गलत है, ये गलत है, उस पर लोग क्रिटिसाइज करेंगे और द होल थिंग गोज टू द डॉलरम्स। क्या आप चाहेंगे कि ऐसा कुछ? नो। सो गवर्नमेंट इज़ वेरी सीरियस अबाउट, हम चाहते हैं कामयाब हो, और जब तक चीज़ें फाइनलाइज हो के वो जो एक आपस में जो हमारा वो कहते हैं ना इनसिक्योरिटी का जो एक आलम है दोनों के दरमियान, वो जैसे क्लियर आउट होगा चीज़ें अब आ जाएंगी। एंड आई एम श्योर कि अगर चीज़ें लेट भी पता चलती हैं अवाम को या आपको, स्टिल यू वुड लव इट कि वो कंप्लीट ज़रूर हो, मुकम्मल हो जाए, ताकि इस पूरी इस कौम हैजान की कैफियत से कम बाहर। अलविशा साहबा, ये सारी गुफ्तगू आपने सुनी, सेनेटर साहब ये फरमा रहे हैं कि आप एंड रिजल्ट को देखिए, वो ज़्यादा ज़रूरी है। अगर उसके लिए हमें थोड़ा सा वेट करना पड़ता है, नहीं डिस्कस किया जाता, उस पर क्रिटिसिज्म नहीं होता, तो एटलीस्ट फॉर द ग्रेटर गुड, मेरे ख्याल में यही है फॉर्मूला, फॉर द ग्रेटर गुड, इस पे ना कयास राइयां की जाएं, इसको फिलहाल ना डिस्कस जाए। डू यू थिंक दैट्स अ वैलिड आर्गुमेंट? देखिए मंसूर, बात वैसे ये कि कयास राइयों के दम तोड़ने के लिए सबसे पहले जरूरी है कि हकायक सामने लाए जाएं, क्योंकि ये इस तरह तो नहीं हुआ कि आराम से बैठे हुए थे दोनों फरीक और उन्होंने आपस में एक खुफिया मुआहदा कर लिया। इसके यहाँ तक आने का जो प्रोसेस था उसमें कई लोगों की जाने गई, और उनके लवाहिकीन का, उनके बच्चों का, उनके वालिदैन का, उनका ये हक बनता है कि वो पूछें कि हमारे जो प्यारे गए हैं वो किस लिए गए हैं, और जो भी आपने मुआहदा किया है वो उनके खून पे, इस पे कोई दो राय नहीं। और तीसरी बात है कि जितनी जाने गई हैं उसकी जिम्मेदारी भी किसी पे आखिर आयद होनी है ना, कि वो ऐसे ही चली। ठीक है, दोनों तरफ से हम ये जानना चाहते हैं और पाकिस्तान की आवाम जानना चाहती है, क्योंकि वो इस तमाम चीज में फरीक है, डायरेक्टली इन्वॉल्व फरीक जो अगर कोई है, और जो सबसे ज्यादा असरअंदाज हुआ है तो पाकिस्तान के अवाम और वो लोग जो इसमें इस जो झगड़ा हुआ है उसमें जिनकी जाने गई हैं, उनके माँ बाप, उनके भाई बहन, उनके प्यारे, वो तमाम लोग इसमें फरीक हैं। इसलिए ये हक हुकूमत को भी नहीं है, किसी सूरत नहीं है कि लोगों की जाने वो कुर्बान करके उसके बाद एक मुआहदा, अगर ये मुआहदा करना ही था तो इसका बेहतरीन वक्त वो था कि जब दोनों तरफ से जो है इश्तियाल अंगेजी नहीं हुई थी। अच्छा, लेकिन जब ये एक पोजीशन वजीर आजम ने ले ली और कहा, जो रिपोर्ट हुई वाइडली काबीना में, कहा कि मैं ब्लैकमेल नहीं होऊंगा और इनके खिलाफ भी ताकत इस्तेमाल करनी पड़ी वो करूंगा, और मैं आइन और कानून, चंद हल्के अभी भी ये कह रहे हैं कि वजीर आजम इस मुआहदे पर खुश नहीं है, लिहाजा
इन तमाम कयास आराइयों को जो बहुत खतरनाक कॉनोटेशंस और बहुत खतरनाक किस्म के जो है मफरूज़े पैदा करी हैं, इनको तोड़ने के लिए, और दूसरा हकायक जानने के लिए जो आपका भी हक है, मेरा भी हक है, और सबसे ज्यादा उन लोगों का जिनका मैंने आपको कहा है, जिनकी जाने गई हैं, उनका हक है कि वो ये जाने कि किन बेसिस पर ये मुआहिदा, इसमें ऐसी क्या खुफिया बात हो सकती है, अगर कोई ऐसी आयन और कानून से बालातर चीज नहीं है, तो फिर ऐसी क्या चीज है जो खुफिया हुई है। खुफिया यही हो सकता है हुकूमत ने अगर कैपिचुलेट किया है या घुटने टेके हैं कहीं, तो ये करना ही था तो पहले किया जाता। अब ये भी तो पूछना अवाम का हक है कि जिसने भी ये स्ट्रेटजी बनाई, चाहे वजीर आजम इसके खालिक थे या इसके पीछे काबीना का कोई जो है कलेक्टिव विजडम था, आखिर ये करना था। तो जब वो चले थे तो उस वक्त बैठ के वो लोग तो जीते रहते जो अभी इस वक्त नहीं है दुनिया में, और उनके बच्चे ये होते, और वो जो है वो जैसे कि वो एक छोटी बच्ची पूछ रही है डीपीओ साहब से कि आप मेरे वालिद साहब को वापस ला सकते हैं, तो ये सवाल डीपीओ साहब से नहीं है, ये सवाल पाकिस्तान की हुकूमत से बच्ची कर रही है। उसका जवाब कौन देगा बताए? उसको आप ये कह सकते हैं कि हमने खुफिया मुआहदा किया हुआ है जिसकी शिकें, अब इसमें इस कदर कुछ तो जो मज़ाहिया किस्म के बयानात थे। अब आप ये भी देखिए कि पहले जो वज़रा थे, जिसमें वजीर आपका इंटीरियर मिनिस्टर थे, वजीर दाखिला और फवाद चौधरी साहब, जो बातें वो करते रहे, जो फैसल वाडा साहब ने, ये सारे इंपॉर्टेंट वजीर हैं आपकी काबीना के। मैं अभी वो सुनाता हूँ, मैं अभी वो सुनाता हूँ जी जी। फैसल वाडा जी आप बोलिए पलूशा साहब, अपनी बात कंप्लीट कीजिए। वाडा साहब के मुताबिक तो वजीर आजम लाइल थे। कल उसको मैं देख रही थी शायद आप ही के शो पे, आमिर लियाकत साहब को इंडोर्स करे जी बिल्कुल। अब तीसरी बात यह है कि उसके बाद फवाद चौधरी साहब ने कहा कि ये भारतीय फंडिंग लेते रहे। देखिए ये कोई मजाक नहीं है कि आप किसी को भी कहते हैं कि ये भारतीय एजेंट है, भारतीय फंडिंग लेते रहे हैं। और अगर ये बात फवाद चौधरी जो कि एक जिम्मेदार और सबसे जो के क्या कहते हैं कि वजीर आजम के बाद इम्पोर्टेंट मिनिस्ट्री होती है, उनमें नंबर 1 ये होती है इतलात की, जो वजीर आजम का जो है वो जबान होती है। तो लिहाजा अगर फवाद चौधरी साहब कहते हैं तो क्या उन्होंने रिट्रैक्ट की है ये बात? और अगर वाकई कोई बात है कि किसी भी दुश्मन मुल्क से कोई फंडिंग आई है और किसी ने ली है, तो आपने किस आइन और कानून के तहत उनके साथ जो है वो कोई भी मुआहिदा किया है? ठीक है। और आखिर तमाम लोग जो ये बातें करते रहे, जब आखिरी दिन आपने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस देखी तो वो तमाम लोग उसमें से गायब थे। और उसके बाद जो मुफ्ती साहब ने बातें की हैं, आपने भी सुनी होगी, हमने भी सुनी होगी, उन्होंने तो बातें ही डिनाई कर दी। उनका जो लहजा और उनकी जो बातचीत है, उन्होंने तो साफ कहा कि हुकूमत झूठी, वज़रा झूठ बोल रहे हैं, हुकूमत झूठ बोली। फ्रांस के सफीर का इस मुआहदे में कोई जिक्र नहीं था, कि किसी मुतालबे में ये मुतालबा था ही नहीं। लिहाजा ये बहुत जरूरी है कि कौम जाने कि क्या बातें हैं, क्या हकायक हैं जिन पे मिट्टी डाल, और ये छुपे तो रहेगा नहीं। मंसूर आप भी जानते हैं, हम भी जानते हैं कि यहाँ कुछ छुपा नहीं रहता। लिहाजा ये बात निकलेगी और वही निकालेंगे जिन्होंने की है। लिहाजा ये जो एक अरताश पैदा हुआ हुआ इस वक्त, और अभी भी वो मुजाहिरीन, सुना ये है कि वजीराबाद में बैठे और वो 10 दिन जो इन्होंने के रखे हैं वो बैठे रहेंगे। मैं आता हूँ, मैं डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, एक सर ये जो आर्गुमेंट है, एंड आई मीन ठीक है, हम पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत पे तनकीद तो बेशक करेंगे, वो तो हो भी रही है उनके ऊपर, लेकिन एक थोड़ा सा सॉफ्ट कॉर्नर भी इनके लिए इस बात के ऊपर आता है कि इनकी जगह कोई भी होता, अगर नून लीग होती, अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती, तो शायद आप लोग भी इसी तरह का मुआहदा करते, शायद आप लोग भी यही कोशिश करते कि जनाब चलें इसको रैप अप करें, सड़कें खोलें, दोबारा जो मामूलात ज़िंदगी हैं वो दोबारा बहाल हो। ऐसा नहीं है कि नून लीग होती या पाकिस्तान पीपल्स पार्टी होती तो उसने कोई बड़ा कोई डिफरेंट किस्म की कोई चीज़ करनी थी। वो भी यही कोशिश करते हैं कि मीडिया में डिस्कस ना हो। मीडिया में डिस्कशन को तो सारे ही रोकते हैं, वो कोशिश करते हैं ये डिबेट ना हो इसके ऊपर। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मंसूर साहब, गुजारिश ये है कि जो आपने अपनी बात की है, जिसके आखिर में आपने ये कहा है कि कोई मुआहदा या पुरअमन हल तलाश करना इस मसले का, वो कोई भी हुकूमत होती तो यकीनन प्रायोरिटी यही होती, तरजीह हमेशा हुकूमत की यही होती है कि खून खराबे से गुरेज किया जाए जी, और तशद्दुद की तरफ मामला ना जाए, ना हक खून ना बहे, चाहे वो मुजाहिरीन का हो, तहरीक लब्बैक के कारकुनान हो, या वो पुलिस के जवान या अफसरान हो, लॉ इन्फोर्सिंग एजेंसीज के लोग हों, किसी का भी खून नहीं बहना चाहिए, किसी की भी जान नहीं जानी चाहिए। ये
हुकूमत की जिम्मेदारी है, रियासत की जिम्मेदारी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। कोई भी हुकूमत होगी उसकी यही कोशिश होगी। लेकिन यहाँ पे जिस चीज़ के ऊपर आज सवालात उठ रहे हैं, जिस चीज़ के ऊपर आज पूरी कौम सवाल कर रही है पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत से, वो है कि अगर आप सीक्वेंस ऑफ इवेंट्स को देखें तो कल मुफ्ती मुजीबुर रहमान साहब ने अपनी गुफ्तगू में, मैं देखा उनकी गुफ्तगू, उसमें दो तीन चीज़ें उन्होंने कही जो कि मौजूदा हुकूमत की नाअहली को या इनकी नलायकी को या इनकी लाइलमी को बुरी तरह एक्सपोज कर रही हैं। पहली बात उन्होंने ये की जी कि 12 रबीउल अव्वल को जब ये जुलूस निकाला तहरीक लब्बैक ने, तो उसके बाद काफ़ी दिनों तक वो लाहौर में रहे और इस इंतज़ार में रहे कि कोई इंतज़ामिया या गवर्नमेंट का कोई जिम्मेदार नुमाइंदा हमसे रब्ता करे। किसी ने रब्ता नहीं किया। उनका वो जुलूस धरने में तब्दील हो चुका था, लेकिन उनसे किसी जिम्मेदार ने मुज़ाकरात नहीं किए। ये मुफ्ती मुनीबुर रहमान साहब ने कल बरमला इसका इजहार किया है। उसके बाद जब वो वहाँ से रवाना होते हैं तो आप उनके साथ लड़ते भी हैं, आप आंसू गैस भी चलाते हैं। अब एग्जैक्ट तादाद मालूम नहीं कि पुलिस वालों की तो कहा जा रहा है कि 5 जानों की शातें हुई हैं, दूसरी तरफ से कितना इंसानी जानों का नुकसान हुआ, शातें हुई, अब किसी को नहीं पता। तो ये नुकसान इसका ये किस लिए किया गया, पहला सवाल। दूसरी बात ये कि फिर आपके वज़रा ने जो टीवी पे आके बड़कें मारी और उसके बाद वो गुमशुदा वजीर डिक्लेयर कर दिए गए। आज उनके लिए तलाश गुमशुदा का इश्तहार छपा हुआ है अखबारों में कि ना फवाद चौधरी साहब नजर आ रहे हैं, 2 दिन से वजीर दाखिला ही नजर आ रहे हैं। जी मैंने दोनों का नाम लिया है जी, दोनों ही गायब हैं। और उनकी अगर आप बयानात देखें, मैं दोहराना नहीं चाहता क्योंकि हम भी अमन की बात करते हैं, तो उन्होंने कहा जनाब कि ये तो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, जिसका उर्दू तर्जमा दहशतगर्द तंजीमें होता है। फिर जैसा पलवशा ने कहा कि उसके ऊपर आपने इंडिया के फंडिंग लेने का इल्जाम लगा दिया। अब ये जो बातें हैं ना, ये दूसरा बहुत बड़ा सवाल है। लेकिन डॉक्टर साहब मेरा एक सवाल थे, मेरा डॉक्टर साहब एक सवाल, आप फवाद चौधरी को या शेख रशीद साहब को इस बात के ऊपर चले क्रिटिसाइज कर लें कि जी वो नजर नहीं आ रहे, बात नहीं कर रहे, शेयर नहीं कर रहे, लेकिन कम से कम उन्होंने इतनी जरूरत तो फिर भी दिखाई ना, ये कह दिया कि जी वो मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशन है। मुस्लिम लीग नून क्या ये कह सकती है? नहीं, देखें, अगर उन्होंने ये कहा कि ये मिलिटेंट ऑर्गेनाइजेशंस हैं, एक लम्हे में ये कहा, अगले ही लम्हे में उन्होंने मुआहदा किया, अगले ही लम्हे में उन्होंने कौमी दायरे में लाने की बात की, अगले ही लम्हे में उन्होंने तहरीक लब्बैक को सियासत में पूरा खुला मैदान देने की बात की। इसी तजाद का तो हम जवाब चाहते हैं हुकूमत से। आपकी क्या राय है कि भाई किसी एक बात के ऊपर आप जब से 3 साल हो गए हैं आप यू टर्न पे यू टर्न ले रहे हैं, कौम को धोखा दे रहे हैं, अपनी नालायकियों की सजा कौम को दे रहे हैं। बिल्कुल सही कहा मतलब पलवशा ने मुझे, क्योंकि बात सारी वही है जो वो कर चुकी हैं कि जो कीमती इंसानी जानों का नुकसान हुआ है दोनों तरफ से, उसका जवाब कौन देगा? लेकिन डॉक्टर साहब नून लीग की क्या राय है? आपकी तो हुकूमत में होते हुए सब कुछ हुआ ना, आप तो पहले ही सब कुछ फेस कर चुके हैं। आपकी क्या राय है? क्या इनके ऊपर पाबंदी लगनी चाहिए या इनको एक्चुअली कौमी धारे में वापस लाना चाहिए? इन दोनों में से आपकी क्या राय है? देखें, कौमी धारे में लाने का मतलब यह है कि किसी भी जमात को सियासी सरगर्मियों में हिस्सा लेने का पूरा हक है, आईने पाकिस्तान उनको इजाजत देता है जी। लेकिन जहां तक पुरतशद्दुद कार्रवाइयों का ताल्लुक है, उसकी हिमायत ना कोई मजहबी जमात करेगी ना कोई सियासी जमात करेगी। ठीक है। और फिर नबी आखिर ज़मां हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो तालीमात हैं, आपको क्या सिर्फ मुसलमानों के लिए रहमत बना के भेजा गया है? नहीं, रहमतुल लिल आलमीन, मुसलमानों का नहीं, किसी भी मजहब से ताल्लुक रखने वाले इंसान का खून बहाना, उसे मना, शिद्दत से मना किया गया। मैं डॉक्टर साहब कतई कलामी की माजरत, लेकिन ये मेरा नून लीग के हवाले से कोई दो राय नहीं है, नून लीग कोई इख्तिलाफ नहीं है। नून लीग के हवाले से मेरे जो एतराजात हैं वो मैं यही आपके सामने गुजारिश कर रहा हूं कि मैंने पिछले एक हफ्ते में कम से कम नून लीग का खास तौर पे जो मैंने एक उनकी लाइन देखी है, आपने पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे काफी तनकीद की, हुकूमत पे तनकीद की, नहीं काम कर रहे, ठीक सही तरह नहीं चल रहे, यूं नहीं होना चाहिए था, मुज़ाकरात होने चाहिए थे, बिल्कुल ठीक है, सारी बातें होंगी, ठीक है। लेकिन ये नहीं बता रहे कि तहरीक लब्बैक के ऊपर क्या पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं लगनी चाहिए, या उनको सियासत करने का हक होना चाहिए। लेना, फिर इसके ऊपर आप भी पोजीशन लें, और अगर आप नहीं लेते तो फिर मुस्लिम लीग नून पाकिस्तान तहरीक इंसाफ पे किस तरह तनकीद कर सकती है? देखें जी मंसूर साहब, इसमें बड़ा वाज़ेह बात मैं कर चुका हूँ, मज़ीद वजाहत कर देता हूँ कि गुज़श्ता जो वाक़यात हुए उसके तहत हुकूमत ने उनके ऊपर पाबंदी लगा के उन्हें कलअदम जमात करार दिया। ये बात तो आपके सामने है, बिल्कुल ठीक है। यकीनन जो वाक़यात हुए वो भी पूरी कौम ने देखे। पुरतशद्दुद वाक़यात की तो अब पुरतशद्दुद एहतजाज की या जिसमें किसी की जान जाए, उसकी तो किसी को भी इजाज़त नहीं होनी चाहिए, ना दी जा सकती है। मैंने कहा चाहे वो मजहबी जमात हो चाहे वो सियासी जमात हो, बिल्कुल ठीक, जिसमें खून बहे, जिसमें इंसानी जानों का ज़िया हो।
लेकिन जहां तक सियासत का ताल्लुक है, सियासत तो आप किसी को नहीं रोक सकते ना। अगर वो सियासत करना चाहते हैं, और जैसे मैंने कहा कि अगर हुकूमत ने उनसे मुआहदा किया है, तो ये जो इससे पहले नुकसान हुआ है, हम सिर्फ उसका सवाल का जवाब मांग रहे हैं। ठीक, आप ये मुआहदा उसी वक्त कर लेते जब ये मुजाहरा शुरू हुआ था लाहौर में, ये जानें भी बचती। और अगर आपने फैसला कर लिया था कि आपने उन्हें, मैं आखिरी बात कर रहा हूं, कि आपने उन्हें कालदम करार नहीं देना, या जो करार दिया हुआ है वो वापस लेना है, साद रिजवी साहब को रिहा करना है, उन्हें सियासत में हिस्सा लेने की इजाजत देनी है, तो जायज बात है, करें। ठीक, इसमें तो किसी ने एतराज नहीं करना था। ठीक ठीक, लेकिन ये नुकसान करा के आपने पता नहीं क्या, मतलब आपकी पॉलिसियां और आपकी जो ताखीर हुई है फैसलों की, उसमें जो नुकसान हुआ है, सब उसके हवाले से हुकूमत से सवाल कर रहे हैं। और आखिरी बात कि जो मुआहदा किया कि नहीं हम इसको खुफिया रखेंगे, भाई अगर वो पाकिस्तान के हक में है, अगर वो आईन के तहत है, अगर वो मुल्क के मफाद में है, कौम के मफाद में है, तो उसको खुफिया रखने की कोई जरूरत नहीं है। हुकूमत को बताना चाहिए, कौम को एतमाद में लेना चाहिए, पार्लियामान को एतमाद में लेना चाहिए। सेनेटर साहब, आई एम प्रीटी श्योर इसका जवाब देना चाह रहे हैं, लेकिन मुझे एक ब्रेक लेनी है। नाज़रीन, आप ये जो गुफ्तगू हुई है, इससे अंदाजा लगा सकते हैं कि कितना सेंसिटिव इशू है और इसके ऊपर सब ही बात करने से क्यों कतरा रहे हैं। मुस्लिम लीग नून के ऊपर मैं जो एतराज कर रहा था वो यही है कि बेशक वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की परफॉर्मेंस के ऊपर उंगलियां उठा रहे हैं, वो बार बार ये कह रहे हैं जी इन्होंने सही तरह हैंडल नहीं किया, लेकिन साथ ही साथ तहरीक लब्बैक के हवाले से बड़े मोहतात हैं, उनके ऊपर तनकीद नहीं कर रहे। जेहन में रखिएगा, मैं नहीं जानता है कनेक्टेड आपस में नहीं, लेकिन आप जेहन में रखिएगा कि पंजाब की तीसरी बड़ी जमात है और मुस्लिम लीग नून के लिए पंजाब उसका गढ़ है। यहाँ पे एक सियासी जमात जो तीसरी बड़ी कुव्वत हो, उसके खिलाफ बात करने के लिए भी काफ़ी हिम्मत चाहिए, जो कि मुस्लिम लीग नून फिलहाल नहीं दिखा रही। उन्होंने तोपों का सारा रुख पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की तरफ किया हुआ है। इसके साथ साथ जो कन्फ्यूजन है, कुछ मिनिस्टर्स के दरमियान जो कन्फ्यूजन है, जो कि मजीद कल के जो हमारा प्रोग्राम था उसके अंदर वो मजीद वाज़ेह होकर सामने आई है, कुछ उस पर भी बात करते हैं एक ब्रेक के बाद। हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। एक ऐसा सेंसिटिव टॉपिक जिसके ऊपर बात करने से ज़्यादातर लोग कतरा रहे हैं और जो सही सवालात हैं उसके जवाब देने से कतरा रहे हैं, लेकिन इसकी शायद बहुत बड़ी वजह यह भी है कि अब तक जो हमने सुना है, अब तक जो जवाबात सुने हैं, शायद उसने कन्फ्यूजन को मजीद बढ़ाया है। लेकिन अगर इस कन्फ्यूजन को बढ़ाने के अंदर सबसे अहम किरदार है तो वो हुकूमत के या तो मौजूदा या साबका वुज़रा का भी है। और इसमें कल कुछ और एडिशन हुआ है। डॉक्टर आमिर लियाकत जब कल हमारे प्रोग्राम में आए थे, उन्होंने मेरे ख्याल में इस कंफ्यूजन में कुछ मजीद इजाफा किया है। वुज़रा क्या क्या बयान देते रहे हैं वजीर आजम के हवाले से कि क्या वजीर आजम को इस मुआहदे के बारे में इल्म था या नहीं, सुनिएगा जरा। अब ये आपने इनकी गुफ्तगू सुनी। 3 वुज़रा फरमा रहे हैं कि वजीर आजम को पता था। एक जो साबका वजीर हैं फैसल वाडा साहब, वो कह रहे हैं नहीं पता था। डॉक्टर आमिर लियाकत भी कह रहे हैं कि नहीं पता था। ऑन अब्बास साहब, नाउ जस्ट इमेजिन कि अगर हम मीडिया में हो तो हम किस चीज़ पे ट्रस्ट करें? ओके, लेट मी थोड़ा सा पहले क्लियर करूं। जो ब्रेक से पहले मेरे दो ऑनरेबल कलीग्स कह रहे थे, एक तो मीडिया हैज़ बीन वेरी रिस्पॉन्सिबल। आई मस्ट अप्रिशिएट दैट कि पूरे इस हफ्ते 10 दिन में मीडिया का रोल बहुत पॉजिटिव रहा है। एंड आई एम श्योर ये रोल हम अपोजिशन से भी एक्सपेक्ट कर रहे थे कि एक मुल्क में जिस किस्म की एनार्की की सिचुएशन थी, केओस था, उसमें ये भी रिस्पॉन्सिबल अपोजिशन का रोल प्ले करते। आप इनके दोनों इश्यूज़ को देख लें जो बीबी ने उठाया और अपना मलिक साहब ने, तारिक फजल चौधरी साहब ने उठाया। पहले तो उन्होंने कहा जी ब्लेम गेम का इशू ये देखें कि आज से 4 दिन पहले हमने कहा कि स्टेट की रेट कायम होनी चाहिए और वो जो पुलिस थे उनकी जिनकी शहादत थी वो इश्यूज़ थे। तो जब हम ये बात कर रहे हैं तो उस वक्त सारी अपोजिशन दूसरी साइड पे जी हेलीकॉप्टर आ गए और एक्शन हो रहा है और ये और मॉडल टाउन फॉर इन्होंने साइड स्विच की। आज जब गवर्नमेंट ऑपोजिशन सेड दैट हर बंदा मतलब दे वर टेकिंग साइड, वो कह रहे ये तो अपने लोग हैं, या हमने कहा जी स्टेट के रेट, अरे ये तो अपने लोग हैं, फेयर इनफ। आज गवर्नमेंट नेगोशिएटिंग टेबल पे आई है कि आज हमारे लोग हैं दे आर ऑल पाकिस्तानी, तो हमारे उसी तरह मुसलमान है और इश्क हुर्मत रसूल वो भी चाहते हैं जैसे हम चाहते हैं। आज ये सारे जनी जी बताएं। अब दूसरा इनका एलिगेशन है कि जी ये सीक्रेसी क्यों रहनी चाहिए, यानी कि आप मुझे फौरी तौर पर बता दें कौन से मुज़ाकरात हुए, उसकी तमाम शिकायत निकात बता दें, चाहे वो फेलियर का शिकार हो जाए, डजंट मैटर, लेकिन कम से कम रात को टॉक शो की जीनत तो बनेंगे। इफ दिस इज व्हाट दे वांट, आई एम श्योर, आई मीन इट्स वेरी अनफेयर इन ये डर्टी पॉलिटिक्स में चला जाएगा। आई मीन दे हैव टू बी रिस्पॉन्सिबल कि स्टेट अगर रियासत इस वक्त एक अच्छा काम कर रही है, आप उसको पुश करें, एक्नॉलेज करें, एंडोर्स करें। वो जो मेरा पहला क्वेश्चन, खैर मैं उसमें दोबारा भी आता हूं, बट यहाँ पे पॉइंट ये है, इसकी वजह ये है कि आपने पहले जो 2 मुआहदे किए वो आए, वो डिस्कस हुए, डिबेट हुए, हुकूमत पे तंकीद हुई, को भी छुपा के नहीं दिया जाता। आई एम सॉरी, क्या कह रहे हैं डॉक्टर साहब?
ये जरा बताएं इन्हें कि अच्छा काम कभी छुपा के, मैंने कहा सेनेटर साहब को बताएं कि अच्छा काम कभी छुपा के नहीं किया जाता, हाँ, दिन दिहाड़े किया जाता है, बता के किया जाता है। हाँ, बता। अच्छा, तो वो ये बेसिकली एलिमेंट ऐसा काम किया हुआ है, ये छुपाया हुआ है। एलिमेंट ये है कौम के मफाद में ऑन अ लाइटर नोट कह रहे हैं कि हम खून खराबे के खिलाफ है। यहाँ पे डर इस बात का लग रहा है कि कह रहे हैं कि हम तशद्दुद नहीं चाहते। मैं सर वही कह रहा हूँ, मैं ऑन अ लाइटर नोट में कह रहा हूँ कि यहाँ पे डर ये लग रहा है कि बच्चा जो पेपर देकर आया ना, पेपर अच्छा नहीं हुआ, घर आके घर वाले पूछ रहे बेटा पेपर किस तरह करके आए हो, तो वो आगे से कुछ नहीं बता रहा कि मेरा पेपर कैसा हुआ है। इशू अब मैंने जो आपको कह रहे हैं एंड अब ये कह रहे हैं कि फौरन मुज़ाकरात इनको बता दें और उसको फेलियर के शिकार कर दें। आपने ना वज़रा की स्टेटमेंट्स चलाई हैं। खान साहब एक चीज़ बताऊं, इस वक्त मैं रिप्रेजेंट करता हूं अपनी पार्टी को, एज अ स्पोक्समैन पीटीआई गवर्नमेंट को रिप्रेजेंट कर रहा हूं। ठीक है, अगर मैं ये कहूं कि वो जो दो मुज़ाकरात है किसी पर्टिकुलर वजह की वजह से फेलियर का शिकार हुए, तो आज के मुज़ाकरात में फिर एक तातुल आ सकता है। सो रादर इस टाइम ये कमेंट किया जाए कि वो फेलियर के शिकार किसकी वजह से हुए थे, या तो ओनस एक फैक्ट की गलती आ रही है ना, ओनस हम पे होगा या ऑन द अपोनेंट साइड। प्राइम मिनिस्टर नो इट और नॉट। सही, तो ये पॉइंट ये तो प्राइम मिनिस्टर साहब बता सकते हैं, और आपने तीन वज़रा का देख लिया, दे आर द सीनियर मान दो, तीन ये सीनियर्स कह रहे हैं कि उनको पता उस वक्त नहीं था या था, ये तो उनको आपने सुना दिया ना। आई एम नॉट हियर टू कमेंट इट। मेरा पॉइंट ये है कि अगर उन दो मुज़ाकरात पे इस वक्त कमेंट किया जाए तो आज के मुज़ाकरात का फिर फेलियर का चांस है। तो लेट्स नॉट गेट इनटू द डिबेट, देयर मस्ट बी सम अदर रीजंस, और भी हो सकते हैं, कुछ उन्होंने कहा, कुछ हमने कहा, कुछ उन्होंने नहीं मानी, कुछ हमने नहीं मानी। फेलियर्स के 10,000 वजूहात हो सकती हैं, लेकिन उसको वजूहात को ढूंढते ढूंढते आज के मुज़ाकरात का फेलियर। why are we discussing this? Let me get, this country is facing chaos right now. अब आप फ्यूचर में अपना सोचें। यकीन जाने इस्लामाबाद में जब सिचुएशन थी, लास्ट वीक आई वाज देयर, तो लोग ये सोच रहे थे कि हाउ इज सिटिंग इन द हाउस, हम करेंगे क्या, कल को क्या होगा, पल आप पारा चौक पे क्या होगा। आज कम से कम कौम उस हैजान से बाहर निकली है। देयर इज अ ब्रीदिंग स्पेस राइट नाउ। सर मुझे डर सिर्फ इस बात का लग रहा है कि कल को ये ना हो कि आप लोग जो मुआहदा करके आए हैं उसके बारे में भी कोई आके कह दे कि वजीर आज़म को नहीं पता। लेट्स बी ऑप्टिमिस्टिक अबाउट इट। ही नोज अबाउट इट। यस ऑफ कोर्स, शाहबूद कुरैशी साहब, पिछले भी सबको पता होता है, ऐसा नहीं होता। प्राइम मिनिस्टर को सब चीजों का पता होता है, जैसे कि ऑनरेबल मिनिस्टर ने कहा, वाडा साहब का अपनी होगी नॉलेज, मुझे नहीं पता वो कैसे कह रहे हैं, बट द रीजन इज ही इज ऑलवेज अब्रेस्ट ऑफ ऑल थिंग्स व्हाट इज गोइंग ऑन अराउंड, एंड रेस्ट एश्योर्ड स्टेट इज इन टोटल कंट्रोल ऑफ द थिंग्स एंड वी आर हैंडलिंग थिंग्स इन अ वेरी रिस्पांसिबल वे राइट। एंड वो रिलीजिंग मोर देन 800 पीपल इज पार्ट ऑफ इट। सी आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट राइट नाउ। अभी तो मैं आपको कह रहा हूं कि कोई कह रहा 13 ने कहा था, कोई कहता है जी उनको रिजवी को साहब को रिहा करेंगे, उनको नहीं करें। लेट्स नॉट कमेंट इट, दे आर पार्ट ऑफ द प्रोसेस। नेगोशिएटिंग चीजें में चीज है, कौन सी मानी जाती है नहीं मानी जाती, आने वाले दिनों में सबको क्लियर हो जाएगा, बट विल बी आउट ऑफ दिस होल chaos soon। नाज़रीन, तज्ज़ियाकार मेमल सरफराज साहिबा ने भी हमें ज्वाइन किया। मेमल वेलकम टू द शो। मेमल, ये सारी जो गुफ्तगू आपने सुनी है, गवर्नमेंट का बेसिकली स्टांस ये है कि जी इसको मत इतना डिबेट करें, मत इसको डिस्कस करें, लुक एट द ग्रेटर गुड। वो ये है कि हमने अमन ओमान लेकर आना है, अमन ओमान हम ले आए हैं, अब वो दंगा फसाद नहीं हो रहा, ना जलाओ गिराव हो रहा है, और हम लोग आहिस्ता आहिस्ता उस रिजल्ट तक पहुंच रहे हैं जो हमारा एम था। जो निकात क्या है मुआहदे के वो आ जाएंगे, सामने आ जाएंगे, थोड़ा सा इंतजार कीजिए। इस आर्ग्यूमेंट में कितना वेट है? देखिए मंसूर, मेरा नहीं ख्याल कि इसके अंदर कोई वेट है, क्योंकि जो ये सब एक तो जो नैरेटिव भी बनाया था, फिर जो कंफ्यूजन भी फैलाई गई, वो हुकूमत की तरफ से थी। और मैं ये बात पहले भी कहती रही हूँ कि रियासत की तरफ से ऐसे मामलात के ऊपर कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। ये नहीं हो सकता कि एक दिन आप कहें कि वो भारतीय एजेंट है या फंडिंग उनकी वहां से आती है, सपोर्ट वहां से आती है, और दूसरे दिन आप उनके साथ एक सीक्रेट मुआहदा कर रहे हैं। किसी भी मुल्क में इस तरीके के सीक्रेट मुआहदे नहीं होते। एक जमहूरी मुल्क है, यहाँ पर आवाम को बिल्कुल पता होना चाहिए। और मैं आपको मंसूर एक और बात बताऊं कि मेरी बहुत सारे सीनियर पुलिस ऑफिसर से भी बात हुई पंजाब पुलिस के अंदर, और उनके अंदर बड़ी तशवीश भी है और एक गम गुस्सा भी है। वो कह रहे हैं हमारी इतनी शहादतें हुई हैं और कोई इसकी ओनरशिप लेने को तैयार ही नहीं। जब सियासी क़यादत ही नहीं ओनरशिप लेने को तैयार, तो फिर हम जो है, हम जो फ्रंट लाइन पर आकर लड़ते हैं, हम जो इनका सामना करते हैं, जब इस तरह का होता है, प्रोटेस्ट होते हैं, तो फिर जो है हमारे साथ क्या होगा। तो ये भी एक ओनरशिप, ठीक है, हुकूमत की तरफ से कहा जा रहा है कि बिल्कुल ऐसे लोगों को जो जिम्मेदार हैं इन शहादतों के लिए उनको नहीं छोड़ा जाएगा, लेकिन अभी तक कोई क्लैरिटी नहीं है। इवन पुलिस के अंदर कोई क्लैरिटी नहीं है कि हुकूमत करने क्या जा रही है, क्या मामला तय हुए। ये रिस्पॉन्सिबिलिटी है कि आप पार्लियामेंट के सामने, आप लोगों के सामने, आप पुलिस के लोगों के साथ जिनके जवान मेमल अलाउ मी टू इंटरप्ट, लेकिन यहाँ पे अगर आप ट्रैक रिकॉर्ड उठा के देखिए, मैं और थोड़ा सा कनेक्टेड नहीं है, लेकिन अगर खुफिया मुआहिदों की अगर हम बात करें
तो नवाज शरीफ साहब के हवाले से जब पहला मार्शल लॉ उनके अगेंस्ट लगा था परवेज मुशर्रफ साहब के दौर के अंदर, और वो एक डील के नतीजे में पाकिस्तान से बाहर गए थे, उसे खुफिया रखा गया। मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो जब पाकिस्तान वापस आई, परवेज मुशर्रफ साहब के साथ मुज़ाकरात कर रही थी, उसे खुफिया रखा गया। तो ये सारी जमातें अपने अपने मफादात की खातिर जब पहले चीज़ें खुफिया रख चुकी हैं और उसके सियासी फ़वाइद भी उठा चुकी हैं, व्हाई नॉट गिव दैट मार्जिन टू पीटीआई? मंसूर, ये कलअदम तंजीम जो इन्होंने खुद कलअदम जो है जिसको करार दिया है, किसी और ने नहीं इनको कलअदम किया, इस हुकूमत ने कलअदम करार दिया। और इन्होंने ही जो है इनके अगर जो बातें की गई, मतलब शेख रशीद साहब ने जिस तरह के बयान दिए, वैसे भी ओवरऑल फिर एनएसए की तरफ से भी ट्वीट्स की गई जिस तरह के एक हुकूमत की तरफ से आ रहा था। बहुत ज्यादा लोग नहीं बाय द वे बोले इस हुकूमत में, आपने देखा क्योंकि मामला सेंसिटिव है तो मोस्टली लोग खामोश ही रहते हैं। यहाँ पर जो है इस चीज के ऊपर ज्यादा बोला नहीं जाता, वो हुकूमती अरकान हो या वो ऑपोजिशन के लोग हो। लेकिन बात यह है कि आप किस तरीके से इस तरह के मुआहदे कर सकते हैं। फिर ये आपकी जिस तरह आपने फवाद चौधरी साहब का भी वो क्लिप भी चलाया जिसमें वो कह रहे हैं कि शाहमूद कुरैशी साहब से पूछे, तो हमारे फॉरेन मिनिस्टर जो है वो एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं, वो इस माहदे के बारे में बताया जाता है कि इसके अभी मतलब ये वैसे भी कुछ दिन पहले तक शेख रशीद साहब कह रहे थे कि ये ना हो कि इनके ऊपर कोई इंटरनेशनल पाबंदियां लग जाएं इस तंजीम के ऊपर। और फिर आपके फॉरेन मिनिस्टर साहब, ये बड़ी एक सेंसिटिव सी बात है क्योंकि देखिए कल को यूरोपियन यूनियन भी जाना होता है, फैटफ के भी हमारे मामलात चल रहे हैं, तो ये आपके फॉरेन मिनिस्टर उसके अंदर बैठना क्या सही था? अगर आप पॉलिटिकल पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, ऑप्टिक्स के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें, या ये सिर्फ ये है कि ये लोकल पॉलिटिक्स के लिए किया जा रहा था, तो मेरे ख्याल में ओवरऑल सिचुएशन देखिए मंसूर, अमन तो सभी चाहते हैं, ये तो कोई नहीं चाहता कि इधर खून खराबा हो, लेकिन बात यही है कि क्या हुकूमत की तरफ से हमें पहले दिन से क्लैरिटी दी गई? हुकूमत ने सब कुछ किया है ना इसके अंदर, और फिर जो सीक्रेट भी चीज रखी है वो भी हुकूमत ने रखी है। हम तो सिर्फ उनसे ये एक डिमांड कर रहे हैं कि आप बताइए तो सही कि क्या इतना खुफिया है, क्या ऐसी चीजें हैं, कौन से ऐसे मुहर्रिकात है, क्योंकि यही कहा जा रहा है कि कोई भी चीज कानून और आइन की उससे तो नहीं है, तजावुज नहीं करेगी, उसके अंदर ही, लॉ के अंदर ही है। तो अगर सब कुछ कानून के अंदर है, आइन के अंदर है, तो फिर बता दे कि क्या। ठीक डॉक्टर साहब, ये सर सारी जो आर्गुमेंट है इसमें एक जो आज एक खबर आई है जिसको बाद में वैसे फवाद चौधरी साहब ने डिनाई किया है, और वो ये था कि एजाज चौधरी साहब का एक कोट चला एक चैनल के ऊपर, बल्कि 2 चैनल्स के ऊपर, वो ये था कि जी हम साद रिजवी साहब जब रिहा होंगे तो हम उनका वेलकम भी करेंगे और हम उनके साथ किसी किस्म के सीट एडजस्टमेंट की भी कोई डिस्कशन हो सकती है। उसको डिनाई किया, फवाद चौधरी साहब ने डिनाई किया। नून लीग क्या ये डिनाइल दे सकती है कि नून लीग कभी भी इस जमात के साथ किसी किस्म का इंतखाबी इत्तेहाद या सीट एडजस्टमेंट का सोच भी नहीं सकती? देखिए मंसूर साहब, ये जो बात आपने की है, मेरा ख्याल है कि ये कहना अभी कबल अज़ वक्त है। मैं सिर्फ अपनी जमात की नहीं, मैं किसी भी जमात की बात कह रहा हूँ। एजाज चौधरी साहब ने मौजूदा हालात के तनाजुर में अगर बात की है तो इस वक्त जो सिचुएशन है आपके सामने है, सिचुएशन है। फिर आप कहेंगे हुकूमत की तनकीद, इसकी वजह यह है कि मेन पार्टी हुकूमत है, यानी एक्टिव जो इसमें है ग्रुप के, आप इसमें फ्री के, वो ज़ाहिर है वो हुकूमत है। ठीक, उनका अपना एक मौक़िफ़ है, उन्होंने एक मुजाहरा किया, लॉन्ग मार्च किया। अब इसको किस तरीके से टैकल करना है, वो पार्टी तो हुकूमत है, लिहाजा बात हुकूमत की आती है। अब हुकूमत खुद उस पर इस कदर कन्फ्यूजन फैला रही है, मुआहदे को छुपाने से ले के आपकी बाकी जितनी गुफ्तगू आपके प्रोग्राम में हुई है, वज़रा के बयानात तक, यानी अल्फाज कुछ और, बयानात कुछ और, अमल कुछ और, तो ये सारी कन्फ्यूजन तो हुकूमती सतह के ऊपर फैलाई गई है। अब इसमें मज़ीद एक कन्फ्यूजन जनाब एजाज चौधरी साहब ने फैला दी है। कभी आप मुआहदा कौम को बताने की पोजीशन में नहीं है और आप जनाब अलाइंस की बात कर रहे हैं, सीट टू सीट एडजस्टमेंट की बात कर रहे हैं। मैंने जैसे पहले कहा अपनी गुफ्तगू में कि किसी भी जमात को आप कौमी दायरे में या सियासत में हिस्सा लेने से नहीं रोक सकते। ता वक्त ये कि ये जो सारी पाबंदियां लगाई जाएं किसी भी जमात के खिलाफ, वो एक अलग बात है। ज़ाहिर आपको पाकिस्तान का कानून या आइन उसकी इजाज़त देता है। ठीक, तो अगर ये पाबंदियां ना हो, हट जाएं, हटा दी जाएं, जमात एक सियासत में हिस्सा ले रही हो और वो किस तरह सियासत करती है और सियासी अंदाज से पाकिस्तान की आइन के तहत चलती है, कोई तशद्दुद नहीं होता, कोई उसमें इस तरह की मामलात नहीं होते, तो ये तो आगे की बात है कि सियासत कैसे की जाती है उसके बाद सियासी जमातों के साथ। जैसे भी आप देखें हमारा एक जो ये जाहिर है उसकी बात की बात है। ठीक, अभी पीडीएम में हमारी जमातें मुख्तलिफ ख्याल जमातें हैं, पीपल्स पार्टी बिल्कुल एक दूसरी साइड की जमात है, लेकिन वो भी पीडीएम में इकट्ठी चलती रही है। वो बात की बात है
कि जब सियासत शुरू होती है। ओके नाज़रीन, मुझे एक ब्रेक है, लेकिन फवाद चौधरी साहब के हवाले से ही वैसे तो आज इसके ऊपर इन्होंने कुछ कमेंट नहीं किया, लेकिन एक बहुत बड़ा सवाल है। मुस्लिम लीग नून के ऊपर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये तनकीद करती रही है कि जी मोदी का यार हैं और भारत के साथ इनके बड़े क्लोज रिलेशनशिप्स हैं, भारत के एजेंडे को ये प्रमोट करते हैं। कुछ इस तरह के इल्ज़ामात इन्होंने तहरीक लब्बैक के ऊपर भी लगाए। उन्होंने कहा कि जी भारत की जानिब से इनको सपोर्ट किया जाता रहा है। अगर भारत की जानिब से इस पार्टी को सपोर्ट किया जाता रहा है तो उस पार्टी के साथ जाके आप मुआहदा भी कर सकते हैं, उनसे मुज़ाकरात भी हो सकते हैं, लेकिन जब बात अपोजिशन से मुज़ाकरात करने की आती है तो इमरान खान साहब शहबाज शरीफ साहब से हाथ मिलाना भी गवारा नहीं करते। क्या दोनों में कोई फ़र्क है? मज़ीद बात करते हैं एक ब्रेक के बाद, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। भारत के साथ कनेक्शंस के हवाले से बात हो रही थी। फवाद चौधरी साहब ने इस सिलसिले में चंद इंकशाफात किए थे, लेकिन डॉक्टर आमिर लियाकत कल जब मेरे प्रोग्राम में तशरीफ लाए तो उन्होंने फवाद चौधरी साहब की इस बात को भी रद्द कर दिया। दोनों ने क्या गुफ्तगू की है, देखिएगा जरा। जब ये कराची में कार्रवाई हो रही थी, 3.5 मिलियन ट्वीट्स इंडिया से इनके लिए हुई। क्यों हुई? इंडिया क्या इनके मामे का पुत्र है? क्योंकि मकसद पाकिस्तान को डिस्टेबलाइज करना था। मुझे ये भी यकीन है कि आप फिर इनके पीछे जो है ये सारा सोशल मीडिया वगैरह के ऊपर जो आप बात करें, इंडियन हाथ होगा। इनका एजेंडा जो है वो मुल्क के अंदर फसाद है, और उनका जो एजेंडा है उसको वो खालिस्तन कोई मुकामी भी नहीं। फवाद चौधरी साहब को जब बहुत सी बातों का इल्म नहीं होता तो उनको बात करनी नहीं चाहिए। बाज़ औक़ात होता ये कि फवाद चौधरी साहब जैसे वज़रा की वजह से कई मामलात ख़राब हो जाते हैं, तो उनको उन मामलात में बोलना नहीं चाहिए, क्योंकि उसमें बड़ी एक्सपर्टीज़ चाहिए होती है बहुत सारी बातें करने के लिए। ये आपने गुफ्तगू सुनी। सेंटर साहब, इनमें से अब कौन ठीक है? एक थोड़ा सा आपको क्लियर कर दूँ। आपने ना ब्रेक में जाने से पहले कहा कि शहबाज शरीफ साहब से हाथ नहीं मिलाया जा सकते इनसे। याद रखिए, जो शहबाज शरीफ साहब का इशू है वो एक प्रिंसिपल स्टैंड है। अच्छा। वो एक पॉलिसी मैटर है कि जी एक करप्ट आदमी है, पॉलिटिक्स में है, हम उसके साथ बात नहीं करेंगे। यहाँ पे सोवरेनिटी का इशू था, पाकिस्तान की सालमियत का इशू था, एक बहुत बड़ा सोसाइटी का तबका इन्वॉल्व था, और पाकिस्तान के हालात एक थोड़ा सा ना। मैं डॉक्टर साहब आपकी काबीना में बैठे हैं सर, आप बोल रहे हैं सर, 2 मिनट सब्र कर ले सर प्लीज। नहीं, आप गलत बात कर रहे हैं, यू हैव टू इंटरप्ट यू ना। तो फिर आप रास्ते में करेक्शन करते रहे, फिर मैं बाद में बोल लूंगा सर। तो पॉइंट रिमेंस वेरी क्लियर कि जो एक प्रिंसिपल स्टैंड था उसको इससे कंपैरिजन बनता कोई नहीं। सो दैट्स अ डिफरेंट पड़ेगा कि जो चोर आपके चॉइस साहब ने कहा था, जो चॉइस साहब ने कहा था, फवाद साहब कह रहे थे सर, चॉइस 2 मिनट से बात करना फिर आप अपना पॉइंट ले। जो फवाद साहब कह रहे थे वो ये कह रहे थे कि एक चीज यहाँ पे पाकिस्तान में काम हो रहा है, और ये आज की बात नहीं है, इंडियन लॉबिस्ट, ये जो आईटी के लोग हैं, ये हमेशा से ऐसा करते आ रहे हैं कि पाकिस्तान में जब डिस्टेबिलिटी होती है वो उसको फ्लेम करते हैं, वो जल्दी पे आग का काम करते हैं। देखिए जी पाकिस्तान नहीं हो रहा है, और बाज़ औक़ात तो ऐसे आपको शायद याद हो कि हेलीकॉप्टर ना, झूठे हेलीकॉप्टर दिखाए कि शायद कामू कीमे ना ऊपर से हेलीकॉप्टर ने नीचे को फायरिंग कर रहे हैं। सो इंडिया बेसिकली इस पूरी हवा को जल्दी पे तेल का काम कर रहा था। लेकिन उनका पॉइंट वो ये कह रहा था कि जो सब कह रहे थे कि इसको इस मौके का फायदा उठा के जो गैर मुल्की फोर्सेस हैं वो भी इसमें घुस आती होती है। ये पॉइंट वो शायद आमिर भाई शायद समझ नहीं पाए। फवाद भाई वाज वेरी क्लियर ऑन दिस, और ये पहली दफा नहीं हुआ। पाकिस्तान में बलूचिस्तान का इशू हो, यहाँ पे टीएलपी के इशू हो, यहाँ पे सवाद का ऑपरेशन हो, आप हमेशा देखें जब इंस्टेबिलिटी आती है, इंडियन जो एलिमेंट्स हैं जो खासतौर पर सोशल मीडिया पे वो नए नए ट्वीट्स और ट्विटर अकाउंट्स आ जाते हैं, और ऐसा एक सिस्टम चलता है कि शायद बेसिकली सिर्फ एक सोशल मीडिया सपोर्ट है। That's the way. नहीं, वो देखिए बाकी मामलात को तो फवाद चौधरी साहब को पता होगा, बट माय इंफॉर्मेशन व्हाट ही सेड वाज कि वो सोशल मीडिया पे उन्होंने पूरी इस कैंपेन को बिल्ड किया कि पाकिस्तान में पता नहीं क्या हो गया जी, ये बर्बाद होने लगे। सो दैट वाज द इंप्रेशन वी वांटेड टू कर्टेल, जो फवाद साहब कह रहे थे। 28 अक्टूबर को एक अखबार के अंदर रिपोर्ट आई हुई है, और उसके अंदर नेक्सस डिस्कस किया गया है टीएलपी का और भारत का। और उस अखबार की रिपोर्ट के मुताबिक एक इंटेलिजेंस जो एजेंसी है उसने साद रिजवी का जो केस है नज़रबंदी का, उस सिलसिले में अदालत के अंदर उस खबर के मुताबिक एक रिपोर्ट जमा करवाई है, जिसके मुताबिक तहरीक लब्बैक पाकिस्तान के फाइनेंस सेक्रेटरी के भाई के अकाउंट के अंदर कोई 2 भारतीयों की जानिब से जो है वो पैसों की ट्रांजैक्शंस हुई हैं। ये रिपोर्ट इंटेलिजेंस एजेंसी की जानिब से अदालत में जमा करवा दी गई। अच्छा खान साहब, मैं फिर आपको और फवाद चौधरी साहब ने एक प्रोग्राम में इस पर्टिकुलर रिपोर्ट की, द न्यूज़ रिपोर्ट की तारीफ की कि हाँ जी ये जो कुछ कहा गया है बड़ी अच्छी रिपोर्ट बनाई। अच्छा, वेरी फ्रैंकली मैं आई हम्बल सबमिशन है, लेट्स नॉट गो इनटू द डिटेल्स।
ये जो आप बात कर रहे हैं दैट समथिंग वेरी कॉन्फिडेंशियल, अगर कहीं पे ऐसा चीज़ है लेट द थिंग चीज़ों को थोड़ा आगे की तरफ आने जाए। नहीं, इट्स नॉट इन प्रेस, क्योंकि जो चीज़ इस हवाले से कहीं भी रिपोर्ट दी गई है इट वॉज केप्ट एज सीक्रेट फॉर अ वाइल। सो ये चीज़ें मुज़ाकरा में जाएंगे, फिर वो एक थोड़ा सा बदमज़गी आने का चांस है। आई एम नॉट श्योर फवाद चौधरी साहब ने इस पर क्या कमेंट किया है, बट आई कैन वेरी हम्बली रिक्वेस्ट यू कि अगर कोई ऐसी चीज़ है लेट्स नॉट गो इनटू डिटेल्स। इंशाल्लाह थिंग्स विल कम आउट वेरी फाइन। वी आर पार्ट ऑफ द सेम सोसाइटी, हम एक ही घर के सारे दोस्त, अपने भाई हैं सारे, देवरा हमारे बहन भाई। लेट्स गेट थिंग, तो पाकिस्तान को एक रास्ते पे लेके आते हैं, चीजों से थोड़ी सी मैं आपकी बात मान लेता हूं। गिव मी दिस वन लाइन कि जी तहरीक लब्बैक के कोई फॉरेन लिंक्स नहीं है। अच्छा, आई कैन नॉट कमेंट ऑन इट, दे कैन बी, मुझे इस पे कोई बात नहीं करना चाहता, बट लेट्स द थिंग थोड़ा चीजें खुद ब खुद हो जाएंगी। चलिए, मेहमद साहब को इस पे भी बात नहीं होनी चाहिए जी। मेरा ख्याल में फवाद साहब का जो पॉइंट ऑफ व्यू था और जो सेनेटर साहब भी फरमा रहे हैं कि जी सोशल मीडिया सपोर्ट थी, कोई अफरा तफरी फैलती है पाकिस्तान के अंदर, भारत उसमें कोशिश करता है कि मजीद मामला को जो है वो खराब किया जाए। इस हद तक भारत की इन्वॉल्वमेंट जरूर है। मंसूर, अभी आपने एक रिपोर्ट का हवाला दिया था ना, तो बात यह है कि देखिए ये भी हुकूमत की रिपोर्ट सी होती हैं, हुकूमत ही हमें बताती है। जाहिर बात है हमें तो नहीं ऐसी चीज़ें, सेंसिटिव चीज़ें पता चलती, ये तो हुकूमत ही हमारे सामने लेकर आती है। और देखिए आपने फवाद चौधरी साहब के एक मैं ट्वीट का भी हवाला देती रहा, उन्होंने जो आज भी वही बात की कि अगर कोई अलायंस कोई पार्टी करेगी तो इंटरनेशनल आइसोलेशन होगी, यानी कि वो तो इस जमात के बारे में वैसे ये मतलब बड़ा क्लियर है कि ये किस तरीके की एक जो चीज हो रही है। लेकिन मेहमद साहब सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन अब मुझे पता है क्यों इस सारे पिछले एक हफ्ते के अंदर तो ये लगा कि फवाद चौधरी बजाते खुद एक शख्सियत बिल्कुल अलग है और पूरी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो है बिल्कुल अलग है। और फवाद चौधरी साहब को तो बीच रस्ते जैसे डंप कर दिया गया कि जी वो जो भी नजरिया रखते थे उनके नजरिए के साथ पार्टी ने चलने से इनकार कर दिया। नहीं मंसूर, देखिए जब वो आते हैं एज इंफॉर्मेशन मिनिस्टर और जब वो कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हैं या वो कैबिनेट के बाद अगर कोई बात करते हैं, मतलब प्रेस कॉन्फ्रेंस ही करते हैं, मीडिया ब्रीफिंग करते हैं, तो वो जाहिर बात है कि वो हुकूमत का नैरेटिव दे रहे होते हैं, वो वजीर आजम साहब का नैरेटिव दे रहे होते हैं। ऐसे तो नहीं हो सकता कि फवाद चौधरी साहब कोई एज एन इंडिविजुअल अपना दे रहे हों। और हमने शेख रशीद साहब ने भी देखे, खाली फवाद चौधरी साहब की बात नहीं है। फिर आप मोहिद यूसुफ साहब ने भी ट्वीट की थी, आप उनकी ट्वीट्स भी उठाकर देख लें इस सारे मामले के ऊपर। तो हुकूमत के ही सारा ये बयानिया था कि ये जो है दे हैव क्रॉस्ड अ रेड लाइन और इस तरह ये ना हो कि मामलात हमारे हाथ से निकल जाएं, इस तरह की बातें इंटीरियर मिनिस्टर ने की, आपके एनएसए ने की। तो ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप कहें कि जी ये एक शख्स वर्सेस द रेस्ट ऑफ द पार्टी, तो नहीं हो सकता। हाँ, पार्टी के अंदर जो दूसरे इंडिविजुअल्स हैं वो हो सकता है कि जैसे मैंने शुरू में कहा कि क्योंकि मामला बहुत सेंसिटिव है तो बहुत सारे लोग जो हैं सारी जमातों के अंदर वो बात करना इसके ऊपर जो है वो उससे घबराते हैं या चुप रहते हैं इस चीज के ऊपर, उन्हें लगता है कि मामला ऐसा है। तो बहुत कम लोग ही हैं कि जो बोलते हैं, खुलकर बोलते हैं इस चीज के ऊपर। ठीक है डॉक्टर साहब, आप कुछ बात कर रहे थे, मुझे वो चूंकि सेनेटर साहब बात कर रहे थे, वो कह रहे थे कि जी शहबाज शरीफ साहब के साथ जो डील है या सॉरी डील तो नहीं, जो डीलिंग है उसका एक प्रिंसिपल स्टैंस है कि करप्ट इंसान के साथ जो है वो नहीं करना। यहाँ पे मामला सॉवरेनिटी का था, दोनों केसेस को आपस में हम कंपेयर नहीं कर सकते। देखिए पहली बात तो ये है कि ये जो टीवी टॉक शोज में आके वज़रा के बयानात की क्लैरिफिकेशन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोग दे रहे होते हैं, और अभी फाजिल सेनेटर साहब भी दे रहे हैं, एक वज़ीर की वजाहत दूसरे वज़ीर की वजाहत। तो मेरी इनको ये मशवरा है कि मुफ्त का मशवरा है कि पहले घर बैठ के सलाह कर लिया करें कि क्या बात करनी है, ताकि आपको इस तरह की खिफत का सामना आपके लोगों को, आपको नहीं कह रहा, वो मीडिया में ना उठानी पड़े कि एक वज़ीर की बात माने या दूसरे वज़ीर की बात माने, एक कह रहा है दूसरा दूसरी बात कर रहा है। तो ये घर में बैठ के सलाह करके आप मीडिया पे आया करें। दूसरी बात यह है कि इसमें कोई शक नहीं कि आपकी जमात ने सियासत में से अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है, माशरे में से अखलाकियात का जनाजा निकाल दिया है, लेकिन इतनी वज़ादारी होनी चाहिए कि लीडर ऑफ अपोजिशन के खिलाफ कोई केस अगर आपने साबित करना है करप्शन का तो अदालत में करें। बगैर केस साबित किए हुए आप अगर इस तरह मीडिया के ऊपर आके कहेंगे कि वो करप्ट है, हम आपको भी करप्ट कहेंगे, आपके लीडर को करप्ट कहेंगे, आपके बड़ों को भी करप्ट कहेंगे और चोर भी कहेंगे, ये कोई तरीका नहीं है कि आप आगे किसी एक फर्द के खिलाफ डायरेक्ट कह देंगे फलां शख्स करप्ट है। उसके लिए अदालतें मौजूद हैं, सबूत लेके जाएं और वहां साबित करें कि फलां शख्स करप्ट है। आपने अपने वज़रा को चोरी की इल्जामात के ऊपर, करप्शन के इल्जामात के ऊपर वजारतों से निकाला हुआ है और उसके बाद पार्टी का सेक्रेटरी जनरल उसको बनाया हुआ है और सेनेटर साहब और उनके बाकी सारे लोग उस सेक्रेटरी जनरल के ताबे काम कर रहे हैं। वो बॉस है इनका, चेयरमैन इमरान खान, और बॉस जो है इनका वो चोर, जो चोरी के इल्जाम पे निकला हुआ है,
अपनी वजारत से 6 अरब रुपया खा के अपना दवाइयाँ 400% महंगी की हुई हैं, ये सबको पता है। लाइफ सेविंग ड्रग्स, आपकी डायबिटीज की ड्रग्स, आपकी हार्ट की ड्रग, आपकी जनाब ब्लड प्रेशर की दवाइयाँ हर घर की। डॉक्टर साहब आपने भी तो इल्जाम उनको चोर कर दिया ना, तो आप लेके चला जाए नेकी का काम कर क्यों नहीं लेते? वैसे शाम को टॉक शो में इस तरह के किसी आपने खुद उनको निकाला, हमने तो नहीं निकाला। सर वजारत से किसने फारिग किया उन्हें? आपने फारिग किया है ना, हमने तो नहीं किया। तो कौन सा फिर इल्जाम उन पे लगा था सर? कभी किसी एक जगह पे ये 6 अरब की कोई एक कैलकुलेशन ही 2+2 करके तरह दिखा दें सर, बजाय रात को टॉक शोज पे किस तरह की बात करने के सर? नहीं, मैं 2+2 मैं देखें हार्ट की दवाई तो मुझे पता है सर थोड़ी महंगी है, लेकिन ये कैसे करप्शन साबित होगी इस पे? मैं सिर्फ ये कह रहा हूँ कि आप इस तरह के रवायात ना डालें। चल मैंने तो पहले कहा, आप कहेंगे तो हम भी कहेंगे। बहुत शुक्रिया डॉक्टर तारिक फजल चौधरी साहब, अब्बास बकरी साहब और मेबल सरफराज साहब। रिवायात डालने की जहाँ पे बात हो रही है तो हम तो हैं मीडिया से, और हमारे लिए तो रिवायत एक ही है कि बोल के लब आज़ाद हैं, और अगर कोई बात है तो डिस्कस और डिबेट होनी चाहिए। लेकिन अगर हुकूमत ये चाहती है कि इसके एंड रिजल्ट चुप होने की वजह से कोई बेहतर आ सकते हैं और मुल्क का इससे फ़ायदा हो सकता है, तो चलें इसका भी इंतज़ार कर लेते हैं। अल्लाह करे कि किसी तरह मुल्क का फ़ायदा ज़रूर हो। कल दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।